हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 170 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ। इसके लिए आप अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है ये एक फिक्शियस फाइनाइट हाइड्रोग्राफ होता है, जो कि हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो टेंड्स टू 0 होगा। और हमारा बिकॉज यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो हमारी जो रेनफॉल एक्सेस होगी वो हमारी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। बट हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो हमारा 0 को अक्रॉस करेगा, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैचमेंट एरिया ऑफ 120 किलोमीटर स्क्वायर, एक हमारा कैचमेंट एरिया है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा एक कैचमेंट एरिया है जिसका जो एरिया दिया है this is given as 120 किलोमीटर स्क्वायर, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आवर। तो यहाँ पर हमसे इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज पूछा जा रहा है और उसकी यूनिट जिसमें हमें बताना है दैट इज मीटर क्यूब पर आवर ऑफ एन एश कर्व ऑब्टेन्ड बाय समीशन ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है वो 6 आवर्स के लिए दिया है, मीन्स हमारा 6 आवर्स तक इस पर्टिकुलर कैचमेंट में हमें रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म डेप्थ का मिल रहा है। और हमें निकालना है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज फॉर एस कर्व। तो एस कर्व का रिगार्डिंग मैंने पुराने वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एस हाइड्रोग्राफ है इट इज नथिंग बट अ हाइड्रोग्राफ जनरेटेड बाय कॉन्टिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल अकरिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। इट इज कॉल्ड एस हाइड्रोग्राफ इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका जो शेप है वो रिसेंबल एस की तरह रिसेंबल करता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है। और जैसे जैसे आप यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को लैग करते जाएंगे, लैग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर ये मान लें कि ये हमारा 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ था, ठीक है, तो हमारा 6 घंटे के लिए जब हमारा रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, यानी 6 घंटे तक बारिश हो रही है, तो हमें 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो हम हर 6 घंटे को जब एक्यूमुलेट करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोग्राफ बनेगा वो हमारा कहलाएगा एस कर्व हाइड्रोग्राफ या समीशन हाइड्रोग्राफ। यहां पर ये लैग इसलिए आएगा बिकॉज दूसरा हाइड्रोग्राफ तभी कैचमेंट में डिस्चार्ज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा इस पॉइंट पे आफ्टर 6 आवर्स, बिकॉज 6 घंटे के बाद हमारी दूसरी बारिश स्टार्ट होगी या दूसरा रेनफॉल एक्सेस कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इनडेफिनिट हाइड्रोग्राफ्स आप लैग करते हुए जाएंगे तो जो अक्यूमुलेटेड डिस्चार्ज होने के बाद एक डिस्चार्ज होगा वो सैचुरेशन पर पहुंच जाएगा और उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज फॉर दिस कैचमेंट, और दैट इज गिवन बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस। तो इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, बिकॉज ये यूनिट हाइड्रोग्राफ था हमारा, तो 1 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल एक्सेस था डिवाइडेड बाय रेनफॉल एक्सेस हमें ड्यू आवर्स तक मिला था, तो हमारा जो इंटेंसिटी है 1/d सेंटीमीटर पर आवर था। और यहाँ पर अगर एरिया को हम किलोमीटर स्क्वायर में रखेंगे तो इसको मीटर क्यूब में पर आवर कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारी रीडिंग जो आएगी वो हमारी मीटर क्यूब पर आवर में आएगी। तो जस्ट आपको इस इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एरिया आपका दिया है 120 किलोमीटर स्क्वायर, आपको यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में रखनी है। हमारा 1 सेंटीमीटर डेप्थ है बिकॉज 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज कर रहे हैं और 6 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। 6 घंटे के करस्पॉन्डिंग हमारा ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बन रहा है इंटू 10 की पावर 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब पर आवर। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको आंसर कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो
2.778 A/D मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर हमारा किलोमीटर स्क्वायर में एरिया, और हमारा जो ड्यूरेशन है ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को, इनडेफिनिट यूनिट हाइड्रोग्राफ्स को सबमिशन कर रहे हैं, तो दैट इज 6 आवर्स हियर, एंड यहाँ पर भी आवर्स में रखना है, तो आपका जो आंसर है वो हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस यूनिट में आपको आंसर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज वन यूनिट ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यहाँ पर जो यूनिट होती है ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा रेनफॉल एक्सेस है, यानी जो हमें रन ऑफ मिल रहा है, दैट इज स्पेशली सरफेस रन ऑफ, ठीक है, वो हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल एक्सेस जनरली हमारा 1 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। और जो हमारे एजम्पशंस हम यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड यूज करते हैं, जो कि सरमन ने हमारे 1932 में सजेस्ट किया था, मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पीक्स, उसमें हमारे बेसिक एजम्पशंस होंगे कि हमारा जो इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब ये है कि जो हमारी रेनफॉल डायरेक्टली रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, मीन्स यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को हटाया हुआ है, एंड दिस इफेक्टिव रेनफॉल इज द रेनफॉल एक्सेस, जो कि सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में हमारे आउटलेट पॉइंट पर मिल रहा है हमें, एंड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स ड्यूरेशन। मीन्स अगर हम ये कहें कि हमारा एक हाइड्रोग्राफ है विच इज 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो जो 6 आवर्स है, इसका मतलब ये है कि 6 घंटे तक कॉन्टिन्यूअस हमें 1 सेंटीमीटर, अगर हमारा रेनफॉल एक्सेस जो होगा, जिसकी इंटेंसिटी हमारी 1 सेंटीमीटर पर 6 आवर्स होगी, इस रेट से जब हमारा रेनफॉल एक्सेस होगा, तो 6 घंटे में जो हमें टोटल रन ऑफ एक्सेस मिलेगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट से यूनिफॉर्म डेप्थ का, वो हमारा होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि ये यूनिफॉर्म रेट है और यूनिफॉर्म डेप्थ है, ठीक है। द बेस ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 1 यूनिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट। जो ऑर्डिनेट्स होंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के, जिसमें हमारा बेस फ्लो या ग्राउंड वाटर फ्लो इंक्लूडेड नहीं है, वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ईच हाइड्रोग्राफ, ठीक है। फॉर अ गिवन बेसिन द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू गिवन पीरियड ऑफ रेनफॉल रिफ्लेक्ट्स ऑल द कंबाइंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिन। तो यहां पर ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, लीनियर रिस्पॉन्स जो असम्पशन हम लेते हैं, एंड टाइम इनवेरिएंस, इसका भी मैं सिग्निफिकेंस जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको बता दूंगा कि लीनियर रिस्पॉन्स का आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो इन असम्पशंस का यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमारी एक तरीके से हो गई 1 सेंटीमीटर हमें यूनिफॉर्म डेप्थ मिली जब 6 घंटे तक हमें रेनफॉल एक्सेस मिला। तो जो हमारा इंटेंसिटी है रेनफॉल एक्सेस की, वो कितनी हो गई, 1/6 सेंटीमीटर पर आवर। इस रेट से हमारा रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है आउटलेट पॉइंट पर, और यूनिफॉर्मली इस रेट से हमारा रेनफॉल एक्सेस करस्पॉन्डिंग टू प्रेसिपिटेशन हो रही है। और जब 6 घंटे तक लगातार हो जाएगी तो हमें जो टोटल रन ऑफ एक्सेस मिलेगा उस कैचमेंट से आउटलेट पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी को जब आउटलेट पॉइंट पे जब यूनिफॉर्म रेट से जब हमारी रेनफॉल एक्सेस हमें मिल रहा है, ठीक है, तो आउटलेट पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, इस आउटलेट पॉइंट पर हम कितनी देर तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हमारे डिस्चार्ज जो भी हमारा ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया से हमें मिल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसको ग्राफिकल तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोग्राफ बनता है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम एट दिस आउटलेट पॉइंट, कि कितनी देर तक हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये डी और ये टाइम बेस इसे कहते हैं, टाइम बेस इज अ टाइम, कि कितने टाइम तक हम आउटलेट पॉइंट पर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं डिस्चार्ज की। और बट हमारी जो रेनफॉल एक्सेस ड्यूरेशन है वो हमारी अलग है, ठीक है, मीन्स और जनरली वो करस्पॉन्ड करेगी कितनी देर तक हमारी बारिश हो रही है और हमें आउटलेट पॉइंट पर कितनी देर तक डिस्चार्ज मिल रहा है। जितने भी ड्यूरेशन तक हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोग्राफ बनेगा।
और जब हमारा 1 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म डेप्थ मिलेगी हमारे कैचमेंट एरिया से, तो वो हमारा कहलाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक ऑफ अ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ का मतलब ये है कि हमारा जो हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं उसमें हमारा सरफेस रन ऑफ भी इंक्लूडेड है और हमारा जो बेस फ्लो है, जब बारिश होगी तो हमारा कुछ जो ग्राउंड वाटर फ्लो होगा जो कि स्ट्रीम यानी आउटलेट पॉइंट पर पहुंच रहा होगा वो भी ऐड होगा। अगर हम एक कैचमेंट लें, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन गेजिंग पॉइंट है, तो हमारा जो बारिश हो रही है इसमें से कुछ बारिश हमारी ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगी और कुछ हमारा सरफेस रन ऑफ के थ्रू पहुंचेगा। तो जब इन दोनों को ऐड करके जो हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं इस गेजिंग स्टेशन पर, तो वो हमारा कहलाता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन दिया है रेनफॉल एक्सेस या रेनफॉल का, वो हमारा दिया है 4 आवर्स, और उसके करस्पॉन्डिंग ये अगर हम इस फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो डिस्चार्ज है पीक डिस्चार्ज जिसे बोल रहे हैं आप, दैट इज गिवन एज 240 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से देखें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहां पर हमारा जो पीक है ये ऑर्डिनेट आपका जो दिया हुआ है, दिस ऑर्डिनेट इज गिवन एज 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारा जो रन ऑफ है या रेनफॉल एक्सेस है, इसे आप आर से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 80 mm। ठीक है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो आपका रन ऑफ जो आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू अ पीक ऑफ 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमारा ड्यूरेशन कितनी देर के लिए बारिश हो रही है या रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है 4 आवर्स ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारा बेस फ्लो जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज, तो बेस फ्लो मान लेते हैं हमारा कांस्टेंट है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब यहां से जो डिस्चार्ज हमारा मिल रहा है वो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा सरफेस रन ऑफ कितना होगा, जो केवल इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, दैट विल बी सरफेस रन ऑफ का जो पीक होगा हाइड्रोग्राफ का, वो हमें मिल जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से देखें तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, दैट इज गिवन एज 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो हमें पीक डिस्चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। और यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड आएगा, अगर इसको ए मान लें बी, तो ए बी मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज गिवन एज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हमारा रन ऑफ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हमें रन ऑफ मिल रहा है इस कैचमेंट से। ठीक है, तो हमारा लीनियर रिस्पॉन्स एजम्पशन से आप लिख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर रन ऑफ के करस्पॉन्डिंग या रेनफॉल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग आपको कितना पीक मिल रहा है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में, ये आपका DRH का पीक है, बिकॉज ये सरफेस रन ऑफ है। इसमें हमारा बेस फ्लो जो ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारा आउटलेट पॉइंट पे डिस्चार्ज पहुंच रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होगा, जिसमें के करस्पॉन्डिंग हमारा जो रेनफॉल एक्सेस है कैचमेंट में यूनिफॉर्म डेप्थ 1 सेंटीमीटर होगी, तो दैट इज गिवन बाई 200/8 विच इज गिवन एज 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहां पर हमारा 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में पूछ रहा था, तो करेक्ट आंसर ये होगा, ये हमारा DRH का पीक होगा, ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमारा पीक होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का मतलब है इसमें हमारा बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं है, और हमारा जो रेनफॉल का पीरियड है या रेनफॉल एक्सेस जिस टाइम में हमें मिल रही है दैट इज 4 आवर्स, यानी डी की वैल्यू आपकी दी हुई है 4 आवर्स।
ठीक है, और हमारा रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है और उसका शेप दिया है वो ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, जो हाइड्रोग्राफ है किसी भी शेप के हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हमारा जो आउटलेट पॉइंट है उस पर जो डिस्चार्ज टाइम के साथ हमें मिल रहा है उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकल तरीके से। तो यहाँ पर हमारा 0 टाइम है और ये हमारा डिस्चार्ज है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, और टाइम बेस हमारा 100 आवर्स दिया है। मीन्स आउटलेट पॉइंट पर हम 100 घंटे तक ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमें कितना डिस्चार्ज मिल रहा है ओवर 100 आवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये हमारा 100 आवर्स है एक्स एक्सिस पे। तो टोटल हमारा टाइम बेस जो दिया है, टीबी जो दिया है, दैट इज 100 आवर्स। ये 100 आवर्स का मतलब है कि हम कितनी देर रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्चार्ज मेजरमेंट कितनी देर कर रहे हैं अपने आउटलेट पॉइंट पे। और हमारा जो पीक फ्लो मिल रहा है वो हमारा किसी टीपी टाइम पर मिल रहा है, दिस क्यूपी वैल्यू जो कि यहाँ पर 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड दी हुई है। और ये हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। इसका मतलब यहाँ पर जो रन ऑफ एक्सेस है वो हमारा r सेंटीमीटर है। अगर ये यूनिट हाइड्रोग्राफ होता तो हमारा 1 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म डेप्थ होता, बट यहाँ पर DRH है तो हमारा r सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग ये डिस्चार्ज मिल रहा है। ठीक है, और हमारा इस कैचमेंट एरिया जो दिया हुआ है वो दिया है कि 360 किलोमीटर स्क्वायर हमारा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको रेनफॉल एक्सेस लिख लें एक तरफ, और एक तरफ हम लिख लें कि हमारा जो पीक ऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है। यहाँ पर हमें 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक पूछ रहा है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में हमारा यानी 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ रेनफॉल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग हमारा पीक कितना होगा वो हमें निकालना है। तो r सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हमारा कितना पीक दिया है, 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग पीक। तो यहाँ पर आपके ये अननोन है और ये अननोन है, तो आपको ये नोन पहले निकालना पड़ेगा। तो ये नोन आप कैसे निकालोगे, आपको बेसिक कंसेप्ट यूज करना है कि जो डिस्चार्ज और टाइम के करस्पॉन्डिंग जो आपको ग्राफ मिल रहा है उसकी हेल्प लेना है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ, किसी भी शेप का हाइड्रोग्राफ है, अगर हम उसका एरिया निकालते हैं शेप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस जो है वो टाइम बेस है यहाँ पर, जो कि 100 आवर्स है। इसको सेकंड्स में कर लेते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट हमारी 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हो यूनिट हमारी मीटर क्यूब में आ रही है। इसका मतलब जब r सेंटीमीटर यूनिफॉर्म डेप्थ का रेनफॉल एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है 4 घंटे में, ठीक है, तो हमारी जो वॉल्यूम है रन ऑफ की वो इतनी होगी। ठीक है, तो 4 घंटे में हमें r सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है वो इतनी मिल रही है। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। बिकॉज हमने अज्यूम किया है कि जो कैचमेंट है उसमें हमारी यूनिफॉर्म डेप्थ में हमारा रेनफॉल एक्सेस अवेलेबल है, इक्वल टू 25 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 4। एरिया हमारा यहाँ पर आपका 360 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म डेप्थ आपकी दी हुई है r सेंटीमीटर, और ये हमारा मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे यूनिट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन आप करके सॉल्व करोगे तो इसका मतलब जो हमें 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हमें डिस्चार्ज मिल रहा था पीक, वो हमारा जब रेनफॉल एक्सेस 2.5 सेंटीमीटर 4 घंटे के लिए यूनिफॉर्म डेप्थ का मिलेगा तो हमें ये पीक मिलेगा एट टाइम पीरियड ऑफ टीपी। ठीक है, अब 2.5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हमें ये मिल रहा है, तो लीनियर रिस्पॉन्स एजम्पशन का आप यूज करेंगे। ठीक है, लीनियर रिस्पॉन्स, तो हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा वो यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा ड्यूरेशन जो है वो हमारा 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो हमारा ये 4 आवर्स ही रहेगा, बट ये हमारा r सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीनियरली वो हमारा कम हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग आपका
जो पीक आएगा वो 50/2.5 आएगा, यानी 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो पीक आएगा ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए ये आ जाएगा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये हमारा जो होगा दिस विल बी अ यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसका पीक जो है वो 20 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर गंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जस्ट थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जो हमारे एक हाइड्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी थी हाइड्रोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए, जहां पर जिसकी हेल्प से हम फ्लड एस्टिमेशंस करते थे, और जो उन्होंने इक्वेशन दी दैट इज गिवन एज xt इज इक्वल टू x बार प्लस k सिग्मा, जहां पर जो k है ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके लिए आपको एक सैंपल साइज चाहिए, एनुअल फ्लड्स सीरीज जिसे आप बोलते हैं। तो n सैंपल साइज चाहिए, मीन नंबर ऑफ एनुअल डाटाज जो हैं। तो फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए हमारे पास एटलीस्ट 30 इयर्स का डाटा होना चाहिए, तो हमारे वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स देता है ये मेथड। और ये हमारा मीन है उस डाटा सैंपल का, और जो k की वैल्यू है दिस इज अ फंक्शन ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लड, एंड हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे गंबल ने थ्योरी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट सजेस्ट किया इन 1941, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि जो हम किसी भी इवेंट या किसी भी फ्लड की एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू x है, उससे उस मैग्नीट्यूड या उस मैग्नीट्यूड से ज्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन एज 1 माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस y। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कोई भी फ्लड उस मैग्नीट्यूड या उस मैग्नीट्यूड से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ये है, एंड इसके बेसिस पे जो हमारा yt हमारा स्टैंडर्ड वेरिएट फंक्शन है दैट इज गिवन एज माइनस ln ऑफ ln t अपॉन t माइनस 1 विच इज अ रिकरेंस इंटरवल या रिटर्न पीरियड ऑफ फ्लड। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर हमारा जो सैंपल साइज है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो k की वैल्यू है जो कि फ्रिक्वेंसी फैक्टर है दैट इज गिवन बाई yt माइनस 0.577 डिवाइडेड बाई 1.2825। ठीक है, तो दिस इज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा गंबल में अज्यूम किया गया। तो इस मेथड को हम गंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हमारा इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फ्लड्स इन हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल स्टडीज फॉर प्रेडिक्शन ऑफ फ्लड पीक्स, मैक्सिमम रेनफॉल्स एंड मैक्सिमम विंड स्पीड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारा जो एनुअल फ्लड सीरीज होगी, जो हमारा ईयरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मैक्सिमम फ्लड की वैल्यू है, जो फ्लड पीक्स हैं हर साल, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 30 इयर्स। तो गंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैक्सिमम फ्लड निकालने के लिए हमें एक तो मीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, और लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, जिसके बेसिस पर आपका ये वेरिएट्स जो है स्टैंडर्ड वेरिएट्स yt और जो फ्रिक्वेंसी फैक्टर है वो हमारा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर्स हमें चाहिए ही चाहिए गंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैक्सिमम फ्लड पीक्स निकालने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रिटर्न फॉर अ मैग्नीट्यूड लिस्टेड एट अ पोजीशन पीरियड इन अ टोटल डाटा n। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि जो हमारी फ्लड डाटा सीरीज है उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। सबसे पहले रिकरेंस इंटरवल देख लेते हैं क्या होता है। रिकरेंस इंटरवल को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, रिटर्न पीरियड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का फ्लड उस मैग्नीट्यूड के बराबर या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फ्लड कितने साल में वापस से आ सकता है। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम, उस पीरियड को बोलते हैं रिटर्न पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स विद विच
अ गिवन स्टॉर्म में इक्वल आर एक्सीड वंस, मतलब कि अगर किसी का रिटर्न पीरियड 5 साल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लड 5 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। इसी वजह से 5 ईयर्स को रिटर्न पीरियड या रिकरेंस इंटरवल मीन्स रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी वंस इन 5 ईयर्स है। तो इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले एनुअल फ्लड डाटा सीरीज हम एनुअल फ्लड के लिए बनाते हैं। तो सपोज अगर हमने मान लो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 4 डाटा ले रहे हैं, एटलीस्ट हमें 30 ईयर्स का डाटा चाहिए एनालिसिस के लिए। हमने मान लीजिए 4 ईयर्स सिलेक्ट किए और हमारा इन चारों साल जो हमारा फ्लड का मैग्नीट्यूड हमें मिला, दैट मिला 135, 160, 116, 128, इस तरह सो ऑन। पर हमने अभी एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 4 साल का डाटा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि ऑर्डर नंबर आपको लिखना है और हमारा फ्लड पीक्स लिखना है। तो ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमारा डाटा सैंपल साइज कितना है, n इज इक्वल टू 4, और हमारा डिस्चार्ज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए। इसके बेसिस पर आप किसी भी पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फ्लड मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 160 सबसे ज़्यादा है, फिर 135 है, फिर आपका 128 है, फिर 116 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो रिटर्न पीरियड होगा, दैट इज गिवन बाई 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट वंस इन दैट पीरियड, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड 1 बाई पी होगा, और जो पी है प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए 3 फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास। इसमें हम जो यूज करते हैं फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में एट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज प्लॉटिंग पोजीशन फॉर्मूला, जिसे आप वीबुल फॉर्मूला भी बोलते हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी इस फ्लड की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस मैग्नीट्यूड या इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा की वैल्यू जब आ जाए, तो दैट इज गिवन बाई m अपॉन n+1। तो इसका मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखोगे तो दैट इज गिवन बाई m, इसका ऑर्डर नंबर 1 है, और हमारे पास डाटा सीरीज कितनी है, 4 है। तो 4 + 1 यानी 1/5, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है, यानी वंस इन अ 5 ईयर्स ये फ्लड इस मैग्नीट्यूड या इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा का आ सकता है। तो हमारा जो रिटर्न पीरियड होगा क्या हो जाएगा, 1/p यानी 5 ईयर्स, यानी इस डाटा सीरीज के लिए इसका जो रिटर्न पीरियड होगा ये 5 ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह आप इसका निकालोगे तो यू विल गेट 2/4 + 1 यानी 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे आप हर मैग्नीट्यूड के फ्लड का रिटर्न पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। तो 160 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से ज्यादा का फ्लड 5 साल में एक बार आ सकता है। ये हमारी इसकी सिग्निफिकेंस है। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए वैसे हमारे इनिशियली 3 मेथड्स थे, इसमें कैलिफोर्निया मेथड जो है वो हमारा यूज किया जाता था, n/m लिखा जाता था, यहाँ पे स्मॉल n कैपिटल N m है, ये 1923 में यूज किया जाता था। अभी भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी जो मोस्ट रिसेंट मेथड है 1940s के अराउंड आया था विल्बुल फॉर्मूला, जो कि हम अभी जिसको प्लॉटिंग पोजीशन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और अभी हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो दिस इज बीइंग यूज्ड करेंटली। और उससे पहले एक और मेथड है जिस एलन हेजन मेथड, कभी कभी एग्जाम में नाम से हमें फ्रिक्वेंसी या इसके निकालने के लिए बोलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाई 2n/m/1 एज पर एल हेजन मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क का है। तो रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट यानी फ्लड एटलीस्ट वंस ओवर n सक्सेसिव ईयर्स। तो उसको आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से ज्यादा या बराबर है। तो दैट इज गिवन बाई r इज इक्वल टू 1 - p की पावर n। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा रिटर्न पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जो रिस्क है, तो जो भी हम स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं तो हमेशा देयर इज अ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिसी कंसिडरेशंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा टाइम हमें रिटर्न पीरियड निकालना है 1 - t की पावर
एन, यहाँ पे एन सक्सेसिव ईयर्स में 10 दिया हुआ है और रिस्क दिया हुआ है कि हमारा 10% एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल है। 1 माइनस 1/t⁻10, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.1, 1 माइनस 1/t पावर t, तो 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/t⁻10, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस 0.9 की पावर 1/10 अपॉन t, यानी t की पावर 1/1 माइनस 0.9 की पावर 0.1। तो आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा रिटर्न पीरियड हो गया अगर हमारा पास 10% रिस्क था उस रिटर्न पीरियड के लिए, ठीक है। और हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ओवर एन सक्सेसिव ईयर्स वो हमारी रिस्क होती है। और रिलायबिलिटी क्या होगी हमारी, रिलायबिलिटी अगर पूछता तो 1 माइनस रिस्क आप कर देते, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इस फॉर्मूला से आपका रिटर्न पीरियड कैलकुलेट कर सकते थे अगर हमारा रिस्क नहीं दिया होता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर रिस्क क्लियरली इंडिकेटेड है कि 10% रिस्क है एन सक्सेसिव ईयर्स में, तो हमारा रिटर्न पीरियड कितना रहेगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में हम जो डाटा को प्लॉटिंग करते हैं उसमें हमारे पास 3 तरह की सीरीज अवेलेबल हैं फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए, जिसमें एनुअल मैक्सिमम सीरीज है। एनुअल मैक्सिमम सीरीज का मतलब ये है कि हर साल हमें फ्लड के एक मैग्नीट्यूड, जो पीक वैल्यू है वो एक है, हमारी जो डिस्चार्ज का मैग्नीट्यूड है फ्लड का वो हर साल एक है हमारे पास। पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज का हम यूज तब करते हैं जब एक ही साल में हमारे पास 2 मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड के फ्लड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और कंडीशन इसकी ये है पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज की कि वो जो फ्लड्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 1 डिस्चार्ज पर ईयर इज अवेलेबल, ठीक है। और जब जनरली हमारा जो सैंपल साइज जनरली लेस देन 5 होगा तभी हम पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज का यूज करते हैं। और टाइम सीरीज हमारी क्या होती है, जिसमें फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सीरीज ऑफ ऑर्डिनेट्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, डे यूनिट इज टेकन रेदर देन मंथ और ईयर। तो डेली वेरिएशन जब हम अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वी यूज द टाइम सीरीज डाटा। पार्शियल ड्यूरेशन आप जब एक साल में ही अलग अलग मैग्नीट्यूड के फ्लड की पीक्स मिल रही हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनको कंसीडर करना डिजाइन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो कंडीशन ये है कि हमारा जो इवेंट्स होने चाहिए यानी फ्लड्स होने चाहिए उनके मैग्नीट्यूड जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जनरली ये सीरीज जो हम यूज करते हैं रेनफॉल एनालिसिस में यूज करते हैं, जहां पे जो रेनफॉल डाटा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है रेनफॉल डाटा की, वहां पर कंडीशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करना आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारी पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज यूज करते हैं। फ्लड एनालिसिस में भी आप इसे यूज कर सकते हो, बट ये रियरली यूज किया जाता है बिकॉज वहां पर हमारी इंटरडिपेंडेंसी एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको रेयरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मोस्टली यूज पूछ रहा है, तो आपको रेनफॉल एनालिसिस के लिए इसे मोस्टली यूज किया जाता है। फ्लड एनालिसिस में कर सकते हैं बट रेयरली यूज करते हैं बिकॉज कंडीशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी स्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज के करस्पॉन्डिंग हमारा रिटर्न पीरियड आता है टीपी और एनुअल मैक्सिमम सीरीज डाटा के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न पीरियड आता है टीए, तो फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के हिसाब से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, से आप याद रखने की आपको ज़रूरत है कि अगर हमारे पास एक पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज है फ्लड की डाटा की और एक हमारे पास एनुअल मैक्सिमम सीरीज डाटा की अवेलेबल है, तो दोनों के रिटर्न पीरियड दोनों से निकल के आएंगे जो फ्लड्स के, उनको आप इस रिलेशन से इक्वेट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल साइज है वो हमारा एटलीस्ट 30 ईयर्स होना चाहिए, तभी हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डिंग द मस्किंघम मेथड। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे जो फ्लड रूटिंग मेथड्स होते हैं उसमें 2 कैटेगरी के मेथड्स होते हैं। एक हमारा मेथड होगा हाइड्रोलॉजिक स्टोरेज रूटिंग मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है हमारा दिस इज
हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग मेथड। तो मस्किंघम मेथड हमारा हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग में आता है, जहां पर जो स्टोरेज है रिवर का वो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होगा। तो अगर हम एक रिवर कंसीडर करें, उस पर जब भी हमारा फ्लड आता है तो जो वाटर सरफेस है वो हमारा टाइम के साथ वेरी करता है, और जो वाटर सरफेस है वो हमारा दैट इज नॉट पैरेलल टू जो हमारा चैनल का बॉटम है, उसके स्लोप उसके सरफेस से पैरेलल नहीं होता है। टाइम के साथ इसका वाटर सरफेस वेरी करता है। तो हम जो भी डिस्चार्ज है, जो भी हमारा इनफ्लो डिस्चार्ज है, अगर हम सेक्शन पे मान ले तो दिस इज y1 एंड दिस इज आउटफ्लो कंडीशन। ये हमने एक चैनल रीच ले ली जहाँ पे जो डिस्चार्ज है, अगर हम इसको ऐसे क्लासीफाई कर लें तो दिस इज जो यूनिफॉर्म डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिस्चार्ज मिल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं प्रिज्म स्टोरेज एक चैनल रीच में। और जो हमारा वेरी कर रहा है वो हमारा है वेज स्टोरेज। तो वेज स्टोरेज जो होगा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ इनफ्लो स्टोरेज, कि किस रेट से हमारा इनफ्लो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये पीक वेरी करेगी, बिकॉज ये रिवर में हमारा ग्रेजुअली वेरीड अनस्टडी फ्लो होता है। तो जो इनफ्लो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि हमारा वेज स्टोरेज कितना है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये हमारी निगेटिव वेज स्टोरेज को इंडिकेट कर रही है। और अगर हमारे उसी चैनल में यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ फ्लो है तो दैट इज कॉल्ड प्रिज्म स्टोरेज, विच इज जनरली टेकन एज अ फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारी जो इक्वेशन आती है टोटल स्टोरेज की थ्रू अ चैनल रीच, दैट इज गिवन बाई के एक्स की पावर एक्स आई की पावर m 1 माइनस एक्स क्यू की पावर m। ठीक है, यहाँ पर जो k है ये हमारा स्टोरेज टाइम कांस्टेंट है, जिसका ये यूनिट है हमारा, अगर इसकी डायमेंशंस पूछी जाती हैं तो ये हमारा टाइम की डायमेंशंस होती हैं इसकी। ठीक है, और जो हमारा x है ये हमारा वेइंग फैक्टर है, जिसकी जो वैल्यू है 0 से 0.5 तक लाई करती है। और अगर हमारा x की वैल्यू आप अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारी जो वैल्यू इक्वेशन बनेगी दैट इज गिवन बाय q की पावर m। और अगर हमारा m की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू जो आएगी दैट इज गिवन बाय kq, विच इज कॉल्ड अ लीनियर रिजर्वायर या इस लीनियर स्टोरेज। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टोरेज है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आउटफ्लो रेट ऑफ डिस्चार्ज, जो कि हमारा रिवर में मिल रहा है। और अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें फॉर m इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज गिवन बाय के एक्स आई 1 माइनस एक्स क्यू। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मस्किंघम इक्वेशन, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग रिवर्स के केस में फ्लड एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है फॉर दो, यहाँ पर अगर हम दो क्रॉस सेक्शंस ले लें तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस वी कैन यूज द मस्किंघम रूटिंग इक्वेशन, जिसमें हमारे 3 कांस्टेंट्स हैं। ये इक्वेशंस भी पूछी जाती है। इसमें आउटफ्लो डिस्चार्ज एट सेक्शन 2 जो है वो हमारा इस इक्वेशन से लिखा जाता है, और जो हमारे C0, C1, C2 की जो वैल्यू है कांस्टेंट्स हैं, इनका समीशन हमारा 1 होता है। इसको मैं फर्दर एलेबोरेट कर दूंगा इस मेथड को। सो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज गिवन एज के आई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के एक्स आई आएगा हमारा, फिर के क्यू आएगा हमारा, के आपने बाहर ले लिया तो आपका बन जाएगा इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो के एक्स आई, आप के बाहर ही रख रहे हैं, आपका एक्स आई है तो ये आपका एक्स आई यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। सो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।